हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज HDFC बैंक का स्टॉक क्रैश हो गया। खुद तो डूबा ही, साथ ही उसने बैंक निफ्टी को भी डुबा दिया। अगर आप लीडिंग प्राइवेट बैंक्स का परफॉर्मेंस देखें आज के दिन, तो सिर्फ HDFC बैंक को छोड़ दे तो बाकी सारे बैंक्स ने अच्छा किया। इनफैक्ट कोटक बैंक और एक्सिस ने तो पॉजिटिव में क्लोजिंग ही दिखाई। तो HDFC बैंक ने ही मार्केट को कुछ हद तक और बैंक निफ्टी को क्रैश कराया। दोस्तों, HDFC बैंक का क्रैश होना कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि निफ्टी में ही अगर आप देखें तो उसमें करीब 12% का वेटेज है। बैंक निफ्टी में तो 25% से ज़्यादा का उसमें वेटेज है। अगर आप देखें तो RBI ने इस बैंक को DSIB, वन ऑफ द DSIBs इसे रिकॉग्नाइज किया है, यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। तो HDFC बैंक के अलावा इसमें SBI और ICICI बैंक आते हैं, यानी कि इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए ये बैंक एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है। अगर इस बैंक के हम साइज देखें तो दोस्तों 12 करोड़ इसके अकाउंट होल्डर हैं। यूरोप के कई देश, यहाँ तक कि जर्मनी से भी के पॉपुलेशन से भी ज़्यादा इनके अकाउंट होल्डर हैं और 24 लाख करोड़ का डिपॉजिट्स ये फिलहाल होल्ड करते हैं, यानी कि हमारा आपका 24 लाख करोड़ का पैसा इनके हाथ में है। तो ये अच्छी बात नहीं है कि HDFC बैंक में जो इस तरीके की गिरावट आ रही है, और आगे भी हम बात करेंगे कि किस तरीके के रिस्क इसकी वजह से क्रिएट हो रहे हैं। तो इन सबसे कुछ प्रश्न उठते हैं हमारे मन में कि ये अंडर परफॉर्मेंस का क्या कारण है और क्यों स्टॉक पिछले कई क्वार्टर से अंडर परफॉर्म कर रहा है। क्या ये किसी तरीके का सिस्टमेटिक रिस्क क्रिएट कर रहा है? क्या हम ये कह सकते हैं कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस? क्या है इसके पॉजिटिव ट्रिगर्स जो आने वाले टाइम में आ सकते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या इस वक्त हम स्टॉक में एंटर कर सकते हैं या हमें अपने स्टॉक को सेल कर देना चाहिए? इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि रिसेंटली ही हमने बिग ट्रेडर्स इवेंट एडवांस्ड ऑप्शंस ट्रेडिंग, जो कि HNIs के लिए हमने क्रिएट किया है, उसको हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट बैच बिग ट्रेडर्स इवेंट का अब स्टार्ट होने वाला है, जो कि सितंबर एंड में हमने प्लान किया है। अगर आपने पिछला बैच मिस कर दिया है तो इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। इस इवेंट में हम एडवांस्ड FNO की स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करते हैं। खास करके हमारा फोकस इसमें एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के ऊपर है और ये प्रोग्राम हमने पूरे तरीके से HNIs के लिए प्लान किया है, यानी कि आपके पास कम से कम 10 लाख का ट्रेडिंग कैपिटल हो। तो अगर इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आप हमसे जानना चाहते हैं तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। तो आइए सबसे पहले HDFC बैंक के रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, रिजल्ट्स जो हैं थोड़े से सरप्राइजिंग थे। तो रिजल्ट्स में खास क्या रहा? तो पहली चीज़ तो ये कि उनके लोन बुक्स में गिरावट हुई है। गिरावट का कारण ये है कि वो अब कॉरपोरेट लोन्स, जिसमें कि मुनाफा कम होता है, वहाँ से हट के रिटेल पर फोकस कर रहे हैं। तो उनके कॉरपोरेट लोन्स में गिरावट हुई है, लेकिन रिटेल के लोन्स में अच्छी खासी राइज हमें देखने को मिला है। करीब 18,600 करोड़ का रिटेल लोन में ग्रोथ हमें देखने को मिला है पिछले क्वार्टर में। अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि 24 लाख करोड़ का उन्होंने डिपॉजिट जो रिकॉर्ड किया है, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में हम देखें तो ये फ्लैट है और पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करें तो करीब 16% का ग्रोथ हुआ है। तो डिपॉजिट्स में थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से स्ट्रीट डिसअपॉइंटेड हो गया वो है फॉल इन कासा रेशियो, जो कि 5% का HDFC बैंक ने फॉल रिकॉर्ड किया है। दोस्तों, कासा रेशियो क्या होता है कि सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट जब आप बैंक के साथ खोलते हैं और वहाँ पे पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आपको बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है। करंट अकाउंट में तो ज़ीरो इंटरेस्ट मिलता है और उस पैसे का इस्तेमाल करके बैंक्स आगे लोन देता है। तो उसके लिए एक लो कॉस्ट फंडिंग होती है, यानी कि आप सेविंग्स में 4 से 5% का इंटरेस्ट दे रहे हैं और उसी पैसे को ले जाकर आगे लोन दे रहे हैं, जिसमें से आप 12, 14, 15, 20% का रिटर्न कमा रहे हैं। तो ये एक सस्ता फंडिंग होता है। तो कासा रेशियो में जब फॉल होता है तो ये बैंक के लिए एक नेगेटिव चीज़ होती है, क्योंकि उसके कॉस्ट ऑफ फंडिंग
जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं और उनकी मार्जिन जो है कम हो जाता है। इस वजह से ये एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ रही स्ट्रीट के लिए और इतनी बड़ी सेलिंग हमें देखने को मिली। और एक और कारण जिसकी वजह से हमें इसमें फॉल देखने को मिला वो है कि करंट अकाउंट्स में, एचडीएफसी के करंट अकाउंट्स में करीब 42,500 का फॉल देखने को मिला है, यानी कि रिडक्शन देखने को मिला है। ओवरऑल ये प्रॉब्लम सभी बैंक्स में है, यानी कि अब जून क्वार्टर के जो रिजल्ट आने वाले हैं इसमें आप देखेंगे तो ओवरऑल लीडिंग जो बैंक्स है सब में ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो उनके नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 4.8% तक का फॉल हो सकता है, जो कि इनके प्रॉफिट्स को भी हिट करेगा। करीब 5% के प्रॉफिट्स भी गिर सकते हैं। तो ओवरऑल ये पूरी जो प्रॉब्लम है ये पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए अप्लाई करती है। और इसका कारण क्या है? तो क्या कारण है कि रिटेल वाले पैसा बैंक में नहीं रख रहे हैं? क्योंकि बैंक में इंटरेस्ट रेट्स कम मिल रहे हैं। आरबीआई ने उस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स को नहीं बढ़ाया। दूसरी तरफ मार्केट में उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो वो सारा का सारा पैसा मार्केट में थ्रू म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग में लगा रहे हैं और बैंकों तक पैसा नहीं पहुंच रहा है। दोस्तों, ये एक तरीके का सिस्टमेटिक रिस्क क्रिएट कर रहा है, जिसको लेके सेबी और आरबीआई ने भी चिंता जताई है। आप देख रहे हैं किस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि एफएनओ में ज़्यादा एक्टिविटी होने की वजह से आरबीआई चिंतित है, क्योंकि ये सीधा सीधा बैंक्स और हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। और मेरा पूरा ये अंदेशा है, मुझे ये ऐसा लग रहा है कि आने वाले बजट में कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिसकी वजह से रिटेल मार्केट में कम पैसे लगाए, यानी कि उनको डिमोटिवेट करने की कोशिश की जाएगी। खास करके एफएनओ में वो ज़्यादा पैसा ना लगाएं। ऑलरेडी सेबी ने अभी एक्सचेंज फीस में बढ़ोतरी की है, जिसकी वजह से ब्रोकरेज के बढ़ने की उम्मीद है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या बजट में कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिसकी वजह से रिटेल पूरी तरीके से मार्केट से बाहर निकल जाए? तो ये हम अभी नहीं कह सकते, हमें वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि बजट में क्या प्रावधान किए जाते हैं। अब आइए बात करते हैं कि एचडीएफसी बैंक के लिए पॉजिटिव ट्रिगर्स क्या है। तो सबसे पहले बात तो है कि उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं जुलाई 28 को, और वो एज एक्सपेक्टेड होने वाला है। उसमें कुछ खास मुझे नहीं लगता कि सरप्राइज होगा। कुछ पैरामीटर्स में प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है। तो उनके प्रॉफिट्स करीब 26 से 28% के हमें देखने को मिल सकते हैं, और उनके जो नेट इंटरेस्ट इनकम भी 24 से 25% के रफ्तार से ग्रोथ होते हुए दिखेंगे। हाँ, उनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो फ्लैट रहने की उम्मीद है, जो कि एक नेगेटिव होगा। दूसरा जो ट्रिगर है वो है बजट। बजट में क्या कुछ ऐसा अनाउंसमेंट हो सकता है जिससे लोग बैंकों में पैसा रखने के लिए मोटिवेट हों? ये इसकी एक बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो ये मार्केट को कुछ हद तक इम्पैक्ट कर सकता है। तो हमें देखना है कि क्या बैंकों को बचाने के लिए वो कैपिटल मार्केट में जो लोगों का इतना पार्टिसिपेशन है उसे कम करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं जो फिनेंस मिनिस्ट्री या आरबीआई को थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा जिसकी वजह से रिटेल अपना पैसा बैंकों में लेकर आए, नहीं तो ये एक सिस्टमेटिक रिस्क क्रिएट कर सकता है, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया। तीसरा जो पॉजिटिव ट्रिगर है वो है एमएससीआई, जिसकी वजह से करीब $4 बिलियन का इनफ्लो एचडीएफसी बैंक में आ सकता है। और इसकी वजह क्या है? दोस्तों, पिछले कई टाइम से एफआईआईज जो है एचडीएफसी बैंक में सेलिंग कर रहे हैं और उनकी ओनरशिप जो है 55% से कम आ गई है। एक टेक्निकल रूल की वजह से ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसकी वजह से जो एमएससीआई इंडेक्स में एचडीएफसी का वेटेज डबल हो जाएगा। और इसका क्या इम्पैक्ट होगा? जो पैसिव फंड्स है जो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं उनको इस स्टॉक को खरीदना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, जिसकी वजह से करीब $4 बिलियन का फंड आ सकता है। और पिछले कुछ दिनों से जो तेजी हमें देखने को मिली थी वो इसी वजह से मिली थी। हालांकि ये रूल इमीडिएटली इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये करीब अगस्त एंड में होगा। अब इसके साथ अगर जो एक्टिव फंड्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स जो खरीदारी करते हैं, वो करेंगे कि नहीं करेंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगर सिर्फ पैसिव फंड्स ही करते हैं तो इसमें एक बड़ा इन्फ्लो
आ सकता है। अब आइए बात करते हैं कि क्या इस स्टॉक में इमीडिएटली पोजीशन बनाई जा सकती है, क्या हम इस स्टॉक से निकल जाएं। तो थोड़ा हम इसके आउटलुक के बारे में बात करने वाले हैं। फंडामेंटल्स दोस्तों आप सब जानते हैं, उस फ्रंट पे कुछ खास अभी फिलहाल इंप्रूवमेंट नहीं होने वाली है। हमें कुछ क्वार्टर्स तक देखना पड़ेगा कि उसमें क्या उनके पैरामीटर्स में इंप्रूवमेंट होता है। जहाँ तक फंड फ्लो की बात है दोस्तों, मैंने आपके साथ शेयर किया कि उसमें जो आने वाले टाइम में कुछ फंड्स आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हम समझते हैं कि इस स्टॉक में आखिर चल क्या रहा है। अगर आप देखें तो ये क्वार्टरली चार्ट है, यानी कि एक कैंडल एक क्वार्टर को डिनोट करता है। हम थोड़ी एक लॉन्ग टर्म की स्टडी इसको लेकर करना चाहते हैं। तो ऊपर में प्राइस की कैंडल्स है और नीचे में आप देखिए तो वॉल्यूम का कैंडल है। अगर यहाँ पे खास बात आप देखिए तो यहाँ पर वॉल्यूम की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से भी कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा है, एवरेज से कई ज़्यादा। पिछले कई क्वार्टर से इसमें वॉल्यूम में राइज हुआ है। इसमें हो क्या रहा है, इसको थोड़ा समझने के लिए हमें FIIs का एक्सपोजर देखना पड़ेगा। तो FIIs का अगर हम एक्सपोजर देखें तो ये कैंडल जो है सितंबर क्वार्टर का है। तो सितंबर क्वार्टर में अगर FIIs ने की जो होल्डिंग थी वो करीब करीब 52% थी, जिसे उन्होंने जून तक घटा के 47% कर दिया, यानी कि 5% की उन्होंने अपनी ओनरशिप छोड़ दी HDFC बैंक ने। अब इतनी बड़ी ओनरशिप को खरीदा कौन? तो उनके रेस्क्यू में आए DIIs। तो DIIs ने इसी विंडो में 32 से 35% तक अपनी होल्डिंग बढ़ा दी। तो जो भी उन्होंने माल बेचा उन्होंने इस माल को खरीद लिया। अब इसी पीरियड में अगर आप देखें तो रिटेल का कुछ खास ओनरशिप नहीं बढ़ी, करीब 17-18% के बीच में जो ओनरशिप घूमते रही। तो आप देखिए FIs ने सेल किया, DIs ने उसको खरीद लिया, रिटेल शांति से बैठा रहा क्योंकि स्टॉक में कुछ खास ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही थी। तो ये जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है ये किसने जनरेट किया, किसने यहाँ पे खरीदारी की? तो दोस्तों कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग नहीं हुई। यानी कि जो स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की यहाँ पर सिचुएशन दिख रही है। तो इसमें अब इंट्राडे एक्टिविटी या आप स्विंग ट्रेडिंग सट्टेबाजी का जो हम बात करें वो बहुत ज़्यादा होने लगी है और इसीलिए ये वोलेटिलिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर खास नोट करने वाली बात क्या है कि पूरे तरीके से नेगेटिव सेंटीमेंट बन गया है। अब तो मैं देख रहा था कि ZTV वालों ने भी बोल दिया है कि भैया इस बैंक से सेलिंग करके निकल जाओ और फाइनेंशियल सेक्टर में मत लगाओ। तो ओवरऑल एक रिटेल के लिए बहुत ही नेगेटिव आउटलुक बन गया है, जिसकी वजह से इसमें एक सेलिंग का दौर आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बैंक चूँकि एक नेशनल जो सिस्टमेटिक इम्पॉर्टेंट इंडिया के लिए है, तो इसकी वजह से इसमें कुछ मेजर्स बजट में लिए जा सकते हैं, जिसकी वजह से इसमें एक पॉजिटिव ट्रिगर आ सकता है। साथ ही MSCI के रूल की वजह से भी इसमें बाइंग हो सकती है। तो हमें देखना है कि आने वाले टाइम पर क्या होगा। मुझे लगता है कि ये आने वाले कुछ दिनों तक रेंज बाउंड रहेगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट हो सकती है। तो क्या मैं इस स्टॉक को खरीदूंगा? दोस्तों मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि फाइनेंशियल सेक्टर्स खास करके बैंक्स के स्टॉक्स मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ये ब्लैक बॉक्स होते हैं और इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती है। लेकिन इस बैंक को चूँकि ये इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, मैं इसमें तभी इन्वेस्टमेंट करूंगा जब मुझे ये एक अच्छे प्राइस पर मिलेगा। अभी भी ये प्रीमियम में ट्रेड हो रहा है और मेरा एंट्री प्राइस अगर इस स्टॉक के लिए होगा तो 1100 रुपीज़ होगा, जो कि मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं ये नहीं कह सकता। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और HDFC बैंक के बारे में आपका क्या व्यू है शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।